ऑर्डर 32 सूट्स बाई और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए ये ऑर्डर 32 है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्डर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इसमें इस ऑर्डर 32 में ये बताया गया कि अगर कोई माइनर है, उसने अगर सूट फाइल करना या उसके अगेंस्ट सूट फाइल करना तो वो कैसे करेंगे। सेम लाइक अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, कोई लूनेटिक है, उसने सूट फाइल करना है या उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाना है तो उसका सारा प्रोसीजर क्या होगा। यहाँ पे मैं एक बात यहीं पे क्लियर कर दूं। देखें, इन पर्सन्स की तरफ से अगर सूट फाइल करना है तो वो बाय नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू सूट फाइल किया जाएगा, और अगर इनके अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो वो थ्रू गार्डियन होगा। ये लोग खुद से सूट फाइल नहीं कर सकते, खुद से सूट डिफेंड नहीं कर सकते। माइनर ने सूट फाइल करना है तो जिस पर्सन के थ्रू वो सूट फाइल करेगा उसको नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं। लेकिन अगर माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है, माइनर डिफेंडेंट है, तो उसमें गार्डियन एक होगा, वो डिफेंड करेगा इस माइनर को। यहाँ पे जो टोटल रूल्स हैं इस ऑर्डर 32 के वो है 16। अब इसमें रूल 1 to 14 माइनर से रिलेटेड है, रूल 1 to 14 से ये सारा प्रोसीजर्स माइनर का ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन रूल 15 में हमें ये बता दिया गया है कि जो रूल 1 to 14 प्रोसीजर बताया गया है वही सारा इस अनसाउंड माइंड के पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। यानी ये ऑर्डर सारा माइनर्स पे भी एप्लीकेबल है और अनसाउंड माइंड के जो पर्सन हैं उन पे भी एप्लीकेबल है। दूसरी बात, दो वर्ड आएंगे, नेक्स्ट फ्रेंड एंड गार्डियन। जब सूट फाइल करना है माइनर ने या अनसाउंड माइंड के पर्सन ने तो जिस पर्सन के थ्रू करेगा उसको नेक्स्ट फ्रेंड। अगर उनके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है, ये माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन डिफेंडेंट हैं, तो इनके बिहाफ पे जो डिफेंड करेगा सूट को उसको गार्डियन कहते हैं। अब आते हैं रूल्स की तरफ। रूल 1, माइनर टू सू बाई नेक्स्ट फ्रेंड। क्लियर बात उन्होंने बता दिया कि माइनर ने, मैंने आपको बताया रूल 1 से 14 में वर्ड माइनर ही आएगा, लेकिन रूल 15 में ये कह दिया गया कि ये 1 to 14 वाले सारे अनसाउंड माइंड के पर्सन पे भी एप्लीकेबल होता है। तो जहन में आपने ये लेके चलना है, चाहे माइनर है चाहे अनसाउंड माइंड का पर्सन है, दोनों अगर वो कह रहे हैं उन्होंने सूट फाइल करना है तो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड किया जाएगा। देखिए अब कहते हैं, एवरी सूट बाई अ माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाई अ पर्सन हु इन सच सूट शैल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं कि जब माइनर ने एक सूट फाइल करना तो वो उसके नाम पे सूट फाइल होगा एज प्लेंटिफ, लेकिन किसके थ्रू किया जाएगा, एक पर्सन के थ्रू किया जाएगा जिसको उसका नेक्स्ट फ्रेंड हम कहेंगे। अब ये कौन सा पर्सन हो सकता है नेक्स्ट फ्रेंड, कोई मेजर ही होगा, क्योंकि माइनर तो अब उसकी तो 18 ईयर्स एज ही नहीं है, वो तो सूट नहीं फाइल कर सकता। तो उसके बिहाफ पे जो नेक्स्ट फ्रेंड है, एक बात तो वो मेजर होना चाहिए, वो होना चाहिए मेजर हो, उसका कोई इंटरेस्ट उस माइनर के एडवर्स ना हो, और साउंड माइंड का पर्सन हो। ये लोग बन सकते हैं नेक्स्ट फ्रेंड जो माइनर की तरफ से सूट फाइल करते हैं। एवरी सूट बाई अ माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम, उसके नेम पे उसके नाम के साथ सूट फाइल किया जाएगा। बाई अ पर्सन हु इन सच सूट शैल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। सच पर्सन मे बी ऑर्डर टू पे एनी कॉस्ट इन अ सूट एज इफ ही वर अ प्लेंटिफ। देखें अब यहाँ पे जो अगली बात कर दी है, ठीक है जी, ये नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू एक सूट फाइल कर दिया गया, लेकिन अगर उस सूट में कोई कॉस्ट वगैरह इनकर हो रही है तो वो इस नेक्स्ट फ्रेंड पे भी लगाई जा सकती है। ये मान के चला जा सकता है कि भाई ये प्लेंटिफ है, तो ये कोई कॉस्ट वगैरह अगर है तो वो इस नेक्स्ट फ्रेंड पे भी लग रही है। देखें, सच पर्सन मे बी ऑर्डर्ड, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है अभी आप कॉस्ट पे करो, टू पे एनी कॉस्ट इन सूट एज इफ ही वर द प्लेंटिफ। तो इसको ऐसे ही कोर्ट कॉस्ट लगा सकती है कि जैसे ये प्लेंटिफ था। रूल 2, वे सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड। अब पहली बात तो क्लियरली रूल 1 में हमें पता लग गई, भाई सूट फाइल करना है
तो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू करना है, माइनर ने या अनसाउंड पर्सन के जो अनसाउंड माइंड वाले जो पर्सन है उन्होंने। अब यहाँ पे कह रहे हैं सब रूल 1 है इसका, वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड, यानी नेक्स्ट फ्रेंड के बगैर ही सूट फाइल कर दी है। अब सब रूल 1 में तो था कि भाई नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू करना है आपने, यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड के बगैर ही उन्होंने सूट फाइल कर दिया है। द डिफेंडेंट मे अप्लाई टू हैव द प्लेन टेकन ऑफ द फाइल विद कॉस्ट टू बी पेड बाय द प्लीडर और अदर पर्सन बाय होम इट वाज प्रेजेंटेड। ये ए एक माइनर था, इसने सूट फाइल कर दिया है बी के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनर है, बी को इस बात का पता है, लेकिन ए ने नेक्स्ट फ्रेंड के बजाय सीधा ही सूट फाइल कर दिया। अब यहाँ पे ये जो बी है ये कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है इस बात के रिगार्डिंग कि जी ये तो माइनर है, इसने कैसे डायरेक्टली मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है, कोई नेक्स्ट फ्रेंड इसको इंक्लूड करना चाहिए था, उसके थ्रू होना था, इसने डायरेक्टली सूट फाइल कर दिया है। यहाँ पे फिर कोर्ट इंक्वायरी वगैरह करेगी कि भाई देखें, और साथ ही एप्लीकेशन ये देगा ना कि एक तो ये माइनर है, ये सूट कर ही नहीं सकता नेक्स्ट फ्रेंड के बगैर, इसने कर दिया है, और जो इसका प्लेंट है इसको वापस कर दो कि भाई ऐसे नहीं चल सकता। अब यहाँ पे कोर्ट पहले इंक्वायरी करेगी, और अगर ये बात साबित होती है तो फिर ऑब्वियसली वो सूट को प्लेंट को वापस करेगी कि भाई इसको नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू करो, ये इसमें बताया गया। वेयर ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, माइनर ने सूट फाइल कर दिया या माइनर के बिहाफ पे किसी पर्सन ने सूट फाइल कर दिया लेकिन वो नेक्स्ट फ्रेंड के बगैर कर दिया है। द डिफेंडेंट में अप्लाई टू हैव द प्लेन टेकन ऑफ द फाइल, ये एप्लीकेशन दे देगा कि भाई इसको वापस करें, ये नेक्स्ट फ्रेंड के बगैर ही इसने सूट फाइल कर दिया है, विद कॉस्ट टू बी पेड बाई प्लीडर और अदर पर्सन बाई होम इट वॉज प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन के साथ ये कॉस्ट के लिए भी कह सकता है कि भाई जी कॉस्ट भी लगाओ, किसको, प्लीडर को जिसने ये सूट फाइल कर दिया उसको नहीं पता था, या फिर जो भी दूसरा पर्सन जिसने ये सूट प्रेजेंट किया, जिसने भी किया उनको भी आप कॉस्ट भी लगाओ कि ये विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड इन्होंने कैसे फाइल कर दिया। ऑब्वियसली ये तो एक एप्लीकेशन देगा, फिर पार्टीज को सुना जाएगा, डिटरमिन किया जाएगा कि क्या ये माइनर है या नहीं है। अगर कोर्ट इस बात पे पहुंचती है कि जी ये माइनर है लेकिन जानबूझ के इन्होंने विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड ऐड किए हुए सीधा ही सूट फाइल कर दिया है, तो उस प्लीडर को अगर उसके भी नॉलेज में था या दूसरा जो भी पर्सन जिसने माइनर के बिहाफ पे वो सूट फाइल किया उनको कॉस्ट वगैरह भी लगाई जा सकती है। सब रूल 2, नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन शैल बी गिवन टू सच पर्सन एंड द कोर्ट आफ्टर हियरिंग हिज ऑब्जेक्शंस इफ एनी मे मेक सच ऑर्डर इन मैटर एज इट थिंक्स फिट। अब वही बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि देखें, एक बात और फिर मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दूँ। देखिए कुछ बातें मैं बार बार अपनी वीडियोस में रिपीट करता हूँ, वो मैं पर्पसली करता हूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं। अब कोई भी एप्लीकेशन किसी सिविल सूट में दी जाएगी ना, तो ऐसे नहीं हो सकता कि दूसरी पार्टी को सुने बगैर ही उस पर फैसला हो जाए, हो ही नहीं सकता। दूसरी पार्टी को बाकायदा नोटिस होते हैं, उनकी तरफ से जवाब आता है, फिर पार्टीज को सुना जाता है, बहस वगैरह होती है, उसके बाद कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए उस एप्लीकेशन को डिसाइड करती है। इसीलिए लेकिन स्पेसिफिकली हर ऑर्डर में ये बात मेंशन की जाती है, हर प्रोविजन में, हर रूल में। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि जब ये ऐसी एप्लीकेशन आएगी तो कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी, माइनर को करेगी या माइनर के बिहाफ पे जिस पर्सन ने भी सूट फाइल किया भी बताओ आके कि ये माइनर कह रहा है आप हो। इस पे जो भी ऑब्जेक्शंस इनकी तरफ से आ रही हैं, ये कह रहा है नहीं जी मैं माइनर नहीं हूँ, मैं तो मेजर हूँ, मैं तो 18 साल से ऊपर का हूँ। तो कोर्ट इनको सुनने के बाद इस एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी, और कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड भी अगर कोर्ट को लगता है कि कॉस्ट इस पर डालनी चाहिए तो कोर्ट कॉस्ट भी डालेगी। रूल 3, गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट। अब यहाँ पे रूल 3 में कहानी उलट गई है कि एक पर्सन है जो कि माइनर है, माइनर के साथ ये अनसाउंड वाला भी आप ध्यान में रखें, ये दोनों के लिए चल रहे हैं रूल्स, माइनर है या अनसाउंड, ठीक है। पहले इसने सूट फाइल किया था लेकिन अब
इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, ये एक बी पर्सन है, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे ये जो माइनर या अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है, जब इन्होंने सूट को डिफेंड करना है तो यहाँ पे ये कैसे करेंगे? थ्रू अ गार्डियन। जब सूट फाइल करना है तो नेक्स्ट फ्रेंड, जब सूट डिफेंड करना है माइनर ने या अनसाउंड माइंड के पर्सन ने तो डिफेंडेंट के थ्रू करेगा। अब कहते क्या है, गार्डियन बन कौन सकता है, ये सारी बातें। सब रूल 1, वेयर द डिफेंडेंट इज माइनर, the court on being satisfied on the fact of his minority shall appoint a proper person to be guardian for the suit for such minor। देखें, अब यहाँ पे वर्डिंग को अगर समझें तो ये कह रहे हैं कि अगर एक बी के ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया गया बी की तरफ से, लेकिन माइनर आके ये कह रहा है कि जी मैं तो माइनर हूँ, मैं तो 18 साल से कम का हूँ, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि यस अभी तो इसकी एज कम है या ये अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो कोर्ट यहाँ पे इसका गार्डियन अपॉइंट करेगी। यही कहा गया, वेयर द डिफेंडेंट इज अ माइनर, डिफेंडेंट माइनर है, द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड का वर्ड क्यों यूज किया गया है? कि कोई ऑब्जेक्शन किसी तरफ से आ गई है कि जी ये माइनर है, इसने तो डायरेक्ट ही सूट फाइल कर दिया मिसाल के तौर पे। कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑफ द फैक्ट इज माइनॉरिटी, कोर्ट कह रही है ठीक है जी ये माइनर है, शैल अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन टू बी गार्डियन फॉर द सूट फॉर सच माइनर। तो कोर्ट ने जहां पे भी माइनर के रिगार्डिंग कोर्ट सेटिस्फाई हो रही है तो इसका एक गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा जो इनके बिहाफ पे सूट को डिफेंड करेगा। सब रूल 2, an order for appointment of a guardian for the suit may obtained upon application in the name or on behalf of minor or by the plaintiff। अब यहाँ पे दो बातें फिर आ गई। देखिए, ये सीपीसी की या किसी भी लॉ को आप पढ़े ना, मैं क्यों बेयर एक्ट पे ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें बेयर एक्ट से समझ में आती है। और मैं यहाँ पे बताऊँ, जब हमने वकालत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मैं अब ये एक कह लें कि मशवरा दे रहा हूँ आपको। जब हम अदालतों में जाते हैं ना तो वहाँ पे हमने फैक्ट्स के साथ साथ लॉ को भी बताना होता है कि कानून क्या कह रहा है। अब वो कानून कहाँ पे है? वो बेयर एक्ट है जो हमें पार्लियामेंट ने बना के दे दिया है कानून। हमने जब रेफर करना है तो वहाँ पे हमें ये कानून पढ़ना पड़ता है जो रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ, किसी भी क्रिमिनल है, सिविल है, व्हाटएवर, वहाँ पे हमें रेलिवेंट लॉ को पढ़ना पड़ता है। अब रेलिवेंट लॉ को पढ़ने के लिए हमें ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर हम इसको समझ सकते हैं तो ही हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ना। बेसिकली हमने कोर्ट्स में जाके जो होती हैं कोर्ट को हमने यहाँ पे लॉ को कोर्ट को लॉ बताना होता है कि कानून में क्या लिखा हुआ है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसलिए इसको बेयर एक्ट को सामने रख के समझा करें कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है। बहरहाल जी, एन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन फॉर अ सूट मे बी ऑब्टेन्ड, ये ऑर्डर कोर्ट का लिया जा सकता है अपॉन एप्लीकेशन इन द नेम और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, या तो ये माइनर या अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है इनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आ जाए, ये एप्लीकेशन दे दे कि जी मैं तो माइनर हूं तो मेरा गार्डियन अपॉइंट किया है। पहली बात। दूसरी बात क्या वो कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन कौन दे सकता है? एंड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और बाय द प्लेंटिफ, या तो ये एप्लीकेशन ये माइनर और अनसाउंड माइंड के पर्सन दे सकते हैं या इनके बिहाफ पे ये एप्लीकेशन दी जा सकती है। कोई भी पर्सन दे सकता है कि जी ये तो माइनर है, उसका कोई फॉर इंस्टेंस उसका कोई वालिद आ गया, उसका चाचा आ गया, कोई भी आ गया, कोई भी पर्सन माइनर के बिहाफ पे एप्लीकेशन दे सकता है कि जी ये तो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ये माइनर है तो इसका गार्डियन अपॉइंट किया जाए। या इन्होंने एक और बात भी की है कि ये एप्लीकेशन जो देनी है कि इसका गार्डियन अपॉइंट किया जाए, ये प्लेंटिफ भी ये एप्लीकेशन दे सकता है कि जी ये मैं इस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा हूँ, ये एक माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इसके लिए आप गार्डियन को अपॉइंट करें। तो दो बातें आ गई ना, या तो माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन या उनके बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन दे दे कि गार्डियन अपॉइंट करो, या दूसरी बात ये आ गई कि ये प्लेंटिफ खुद ही एप्लीकेशन दे दे
कि जी ये माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इसका आप गार्डियन अपॉइंट करो। तो सब रूल 2 में ये बात आ गई। सब रूल 3, सच एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड बाई एन एफिडेविट। ये तो एप्लीकेशन दे रहा है, चाहे प्लेंटिफ चाहे माइनर चाहे उसके बिहाफ पे दे रहा है, वो एफिडेविट उसके साथ लगा होगा वेरीफाइंग फैक्ट्स that the proposed guardian has no interest in the matter in the controversy in the suit adverse to that of minor and that he is a fit person to be appointed। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन दी जा रही है इसके साथ एक तो वो बात कह रहे हैं एफिडेविट होगा। एफिडेविट में क्या वो लिखेंगे कि जी ये जो माइनर है इसके जो भी इंटरेस्ट है उसके एडवर्स किसी कोई इंटरेस्ट नहीं है किसके गार्डियन के। फॉर इंस्टेंस इसके चचा ने या इसके मामू ने या इसके कज़न ने किसी ने एप्लीकेशन ये दे दी कि जी मुझे इसका गार्डियन बना दिया जाए, ये सूट फाइल हो गया मुझे इसका गार्डियन बना दिया जाए, या प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दे दिया कि जी इसका ना गार्डियन बनाया जाए। अब कोर्ट ने यहाँ पे ये देखना है कि कोई ऐसा पर्सन गार्डियन बनाओ जिसका इंटरेस्ट इस माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के अगेंस्ट ना हो। मेक सेंस ना, कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि डिफेंडेंट खुद ही एप्लीकेशन दे दे कि जी मैं इसका चाचा हूँ, मैं इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा हूँ, मुझे इसका गार्डियन बना दो। अब ये जो बेशक ये प्लेंटिफ है लेकिन इसका चचा भी है, लेकिन इसको क्या गार्डियन बनाया जा सकता है? ये खुद ही इस सूट में डिफेंडेंट है, नहीं बनाया जा सकता। तो कोर्ट ने ये देखना है कि उस पर्सन को हमने गार्डियन बनाना है जिसका इंटरेस्ट इस माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के अगेंस्ट ना हो। रूल 4, सब रूल 4, नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल एक्सेप्ट अपॉन अ नोटिस टू द माइनर। माइनर को नोटिस दिया जाएगा, ये एप्लीकेशन जो भी अगर जिस पर्सन ने भी दी है, किसी ने भी एप्लीकेशन दे दिया जी कि मुझे उसका आप गार्डियन बना दो, तो इसमें ज़रूरी है कि उस माइनर को नोटिस वगैरह दिया जाएगा। एंड टू एनी गार्डियन ऑफ द माइनर अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दैट बिहाफ। या तो माइनर को नोटिस दिया जाएगा या फिर उस गार्डियन को नोटिस दिया जाएगा जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है कि ये इस माइनर का गार्डियन है। इस एप्लीकेशन का वही बात आ गई कि नोटिस तो जाना है ना, नोटिस या तो माइनर को दे दो या उसका कोई गार्डियन अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया हुआ तो उसको दे दो। और वेयर इज़ नो सच गार्डियन, लेकिन अगर कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया गया किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से उस पर्सन का, तो फिर अपॉन नोटिस टू द फादर, फिर वालिद को नोटिस दे दो, और अदर नेचुरल गार्डियन ऑफ द माइनर, या उसका कोई दूसरा नेचुरल गार्डियन है उसको नोटिस दे दो। पहली बात, नोटिस किसका देना है? एक पर्सन ने आगे कहा कि मुझे इसका गार्डियन बना दो, इसका नोटिस किसको देना है? इसका नोटिस माइनर को दो या अनसाउंड माइंड के पर्सन को, या उनका अगर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने कोई गार्डियन अपॉइंट किया है तो उसको कर दो। अगर उसका कोई गार्डियन वगैरह अपॉइंट नहीं किया गया तो उसके फादर को दे दो नोटिस। अगर उसका फादर नहीं है तो जो भी दूसरा नेचुरल गार्डियन है उसको आप नोटिस दोगे। एंड वेयर देयर इज़ नो फादर और अदर नेचुरल गार्डियन टू द पर्सन इन हुज केयर द माइनर इज़, या फिर अगर फादर भी नहीं है, कोई दूसरा नेचुरल गार्डियन भी नहीं है, तो जिसके पास वो है जो उसकी केयर वगैरह करता है उसको नोटिस दे दो। एंड आफ्टर हेयरिंग एनी ऑब्जेक्शन विच मे बी अर्ज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन सर्व्ड विद नोटिस अंडर दिस रूल। ऑब्वियसली उसमें एप्लीकेशन पे ये नोटिस वगैरह होंगे, जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह आ रही हैं किसी की तरफ कि जी इसको गार्डियन बनाओ, इसको ना बनाओ, इसका कोई इंटरेस्ट वगैरह, ये सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला देना होता है कि भाई कौन इस माइनर का या इन अनसाउंड माइंड के पर्सन का गार्डियन होगा। सब रूल 5, अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सब रूल 1। अब ये आगे की फर्दर प्रोसीडिंग्स में आ गए हैं कि जी ठीक है, जो भी डिसाइड करना था वो हो गया, कि जी जो भी इसका गार्डियन डिसाइड होना था वो कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया कि ये इसका गार्डियन होगा। अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सब रूल 1 to be guardian for suit of a minor shall, unless his appointment is terminated by the retirement or removal or death, continues as such through all proceedings arising of the suit, including proceedings in any appellate or revisional court or any proceedings in the execution decree। अब ये आगे कह रहे हैं कि एक दफ़ा गार्डियन अपॉइंट हो गया ना तो वो ही गार्डियन रहेगा, चाहे उस सूट की आगे
अपील फाइल की गई है, उसकी कोई रिवीजन फाइल की गई है, उस सूट की कोई एग्जीक्यूशन हो रही है, एक दफ़ा जो गार्डियन हो गया पॉइंट, वो सारी प्रोसीडिंग्स में उस सूट से रिलेटेड जो बाद में भी आ रही हैं उनमें वही गार्डियन होगा, अनलेस उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए या उसकी डेथ हो जाए, फिर तो एक डिफरेंट सिनेरियो आती है ना। अदरवाइज एक दफ़ा जो गार्डियन अपॉइंट हो गया वो उस सूट में, उसकी अपील में, उसकी रिवीजन में, सारी प्रोसीडिंग्स में वही गार्डियन रहेगा, अनलेस उसको रिमूव कर दिया जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसको टर्मिनेट हो जाए, उसकी रिटायरमेंट हो जाए। तो ये इसमें क्लियरली बताया, अदरवाइज ये वही गार्डियन रहेगा जो एक दफ़ा अपॉइंट हो गया। अच्छा, अब इसको, ये जो गार्डियन अपॉइंट होता है ना, इसको गार्डियन एड लाइटम कहते हैं, गार्डियन एड लाइटम। ये अगर कोई क्वेश्चन आ जाए गार्डियन एड लाइटम का, तो इसका मतलब यही है कि ये जो कोर्ट वगैरह अपॉइंट करती है, जब कोई माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन हो तो उसको डिफेंड करने के लिए जो गार्डियन अपॉइंट किया जा रहा है उसको गार्डियन एड लाइटम कहते हैं। रूल 4, हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और बी अपॉइंटेड एज गार्डियन फॉर द सूट। अब ये आगे फर्दर क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं कि ये नेक्स्ट फ्रेंड और ये गार्डियन कौन बन सकता है। देखें, एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हैज अटेन्ड द मेजॉरिटी मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर और एज हिज गार्डियन फॉर द सूट। अब ये लोग कौन बन सकते हैं, वही बात आ गई। नंबर 1 तो इसको मेजर होना चाहिए, नंबर 2 इसका साउंड माइंड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि जिसका खुद का दिमाग ठीक ना हो वो किसी का नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन कैसे बन सकता है। तीसरी बात वो ये कहेंगे, अब ये प्रोवाइजो में तीसरी बात ऐड कर रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नॉट एडवर्स टू दैट द माइनर एंड दैट ही इज नॉट इन द केस ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड a defendant or in case of guardian for the suit a plaintiff। अब ये देखें, तीसरी बात वो ये प्रोवाइजो में ये कह रहे हैं कि ये जो गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड है ना, इसका इंटरेस्ट एडवर्स नहीं होना चाहिए। किसके? इस माइनर के या इस अनसाउंड पर्सन के इंटरेस्ट एडवर्स नहीं होना चाहिए। फिर फर्दर ये एक और बात इसमें ऐड कर रहे हैं कि देखें, जो ये नेक्स्ट फ्रेंड है वो अगर एक माइनर है, उसका नेक्स्ट फ्रेंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसी सूट में डिफेंडेंट भी हो, या एक माइनर का गार्डियन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो इसका गार्डियन अपॉइंट कर रहे हैं वो इस सूट में प्लेंटिफ हो। तो ये देखने वाली बातें हैं कि जब यही वो कह रहे हैं एडवर्स ना हो एंड दैट ही इज़ नॉट इन द केस ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड ए डिफेंडेंट। जब वो नेक्स्ट फ्रेंड है तो वो डिफेंडेंट नहीं हो सकता उसी सूट में। सेम लाइक गार्डियन जो है उसी सूट में प्लेंटिफ नहीं हो सकता। ये दो शर्तें हैं। सो क्वालिफिकेशंस क्या बताई गई हैं रूल 4 में? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट एडवर्स नहीं होना चाहिए उस माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के, और लास्टली बात थी कि अगर वो नेक्स्ट फ्रेंड है तो वो डिफेंडेंट नहीं हो सकता, और अगर वो गार्डियन है तो वो प्लेंटिफ नहीं हो सकता उस सूट में। ये लोग बन सकते हैं। अच्छा, सब रूल 2 इसका, रूल 4 का, वेयर अ माइनर हैज़ अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे किसी माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन का कोई गार्डियन डिक्लेयर किया जा चुका है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, पहले से कोई अपॉइंट हो चुका है, नो पर्सन अदर देन सच गार्डियन शैल एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और ऑफ द माइनर और बी अपॉइंटेड हिज गार्डियन फॉर द सूट। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं ये जो माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन था, अगर तो इनका पहले कोई गार्डियन इसका डिक्लेयर हो चुका है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, तो फिर इसका जो नेक्स्ट फ्रेंड बनेगा या इसका जो गार्डियन बनेगा वो वही बनेगा जो पहले से डिक्लेयर हो चुका है कि ये इसका गार्डियन है, अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट इट इज़ फॉर द माइनर्स वेलफेयर दैट अनदर पर्सन बी परमिटेड टू एक्ट और बी अपॉइंटेड एज द केस में बी। लेकिन जनरल रूल हमें ये पता लग गया, अगर पहले कोई डिक्लेयर हो चुका है गार्डियन तो वही नेक्स्ट फ्रेंड बनेगा, वही गार्डियन बनेगा। लेकिन कोर्ट को अगर लगे कि नहीं,
जो पहले से डिक्लेयर किया जा चुका है, बेशक किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन उसको नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी दूसरे को बनाना चाहिए। तो उस सूरत में कोर्ट किसी दूसरे को भी बना सकती है, लेकिन जनरल रूल यही है कि वही बनेगा। सब रूल 3, नो पर्सन शेल विदाउट हिज कंसेंट बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट। अब ये आगे फर्दर कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने अपॉइंट करना है ना किसी पर्सन को गार्डियन इस माइनर का या अनसाउंड पर्सन का, तो उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट अपने तौर पे किसी को गार्डियन अपॉइंट कर दे, नहीं, कोर्ट को उसकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। अगर वो कह रहा है कि जी ठीक है मैं इसके बिहाफ पे एज ए गार्डियन डिफेंड करता हूँ तो वो कर सकता है, अगर उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं डिफेंड करना तो नहीं। सब रूल 4, where there is no other person fit and willing to act as guardian for the suit, the court may appoint any of its officer to be such guardian and may direct that। अच्छा, अब ये यहाँ पे सब रूल 4 में ये बता दिया गया कि अगर कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो कि विलिंग हो इस माइनर का या इस अनसाउंड माइंड के पर्सन का गार्डियन बनने के लिए, ना तो वो फिट है ना विलिंग है, दो बातें हैं ना, या तो वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो गार्डियन बन जाए, या वो विलिंग ही नहीं है, वो इनकार कर दिया उसने, कोई एक ही पर्सन था उसने कहा मैं नहीं बनता हूँ। इन दोनों सिचुएशन में कोर्ट अपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है एज गार्डियन के आप इस माइनर के बिहाफ पे डिफेंड करो। To act as guardian for the suit, the court may appoint any of its officers to be such guardian and may direct that the cost to be incurred by such officer in the performance of his duties as such guardian shall be borne either by the parties। अब कोर्ट आगे फर्दर कह रही है कि अगर इसका कोई कोर्ट ऑफिसर कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया एज गार्डियन और उसकी वजह से अगर कोई कॉस्ट वगैरह इनकर हो रही है इस सूट में, तो वो कह रहा है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि पार्टीज में से किसने बर्दाश्त करनी है। इन दोबारा एंड मे डायरेक्ट दैट द कॉस्ट टू बी incurred by such officer in performance of his duties as such guardian shall be borne, वो बर्दाश्त की जाएंगी either by the parties, या तो वो पार्टीज की तरफ से बर्दाश्त की जाएंगी, और बाई एनी वन और मोर ऑफ द पार्टीज टू द सूट। कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि भाई या तो दोनों पार्टीज वो उसकी कॉस्ट को बर्दाश्त करें, या उनमें से कोई एक जिसको कोर्ट समझे उसको कह सकती है कि जी आपने ये कॉस्ट पे करनी है। दो बातें हो गई हैं। देखें, अब यहाँ पे अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इसका कोई भी पर्सन ना तो फिट है ना ही वो कॉम्पिटेंट है कि वो गार्डियन बने, ठीक है। इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, अपने ऑफिसर को अपॉइंट कर देगी कि जी आप हो इसके गार्डियन, एज गार्डियन, कि आप इस सूट में इसको डिफेंड करो। अब ये जो ऑफिसर है इसकी किसी परफॉर्मेंस की वजह से, जो ये अपना एज ए गार्डियन एक्ट कर रहा है उसकी वजह से अगर कोई कॉस्ट वगैरह पड़ गई है, इसकी वजह से मैटर डिले हो रहा है या व्हाटएवर जो भी है, ये कॉस्ट आ गई है। अब ये मसला है कि ये कॉस्ट पे किसने करनी है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि कोर्ट कह सकती है कि ईदर पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं जी वो बर्दाश्त करेंगी, उनमें डिवाइड कर देगी कि आप ये कॉस्ट पे करो। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इनमें से वन और मोर पार्टीज, ये कोर्ट ने देखना है कि कोर्ट ये भी कर सकती है कि किसी एक पार्टी को ही कॉस्ट डाल दे, तो ये दूसरी बात आ गई। अब और आउट ऑफ एनी फंड इन कोर्ट इन विच द माइनर इज इंटरेस्टेड, या किसी फंड से जिसमें माइनर इंटरेस्टेड है उस फंड से ये कॉस्ट पे की जाएगी, तो ये कॉस्ट का आ गया। एंड मे गिव डायरेक्शंस फॉर द रीपेमेंट और अलाउंस ऑफ सच कोर्ट कॉस्ट एज जस्टिस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस रिक्वायर। तो ये था कि जब कोई भी नहीं मान रहा कोर्ट को ऑफिसर बना दो एज गार्डियन, अब उसकी वजह से कोई कॉस्ट वगैरह पैदा हो रही है तो कोर्ट डिसाइड करेगी, दोनों पार्टियां कर दें, किसी एक पार्टी पे कह दें कोई फंड वगैरह उसमें से पे कर दी जाए, या उसकी रीपेमेंट वगैरह भी करनी है, तो ये सारे मैटर्स कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करती है। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस दे दी गई हैं, लेकिन मैटर को इसको कॉस्ट से रिलेटेड सारे किसने डिसाइड करना है, वो कोर्ट नहीं। एंड मे गिव डायरेक्शंस फॉर द रीपेमेंट और अलाउंसेस ऑफ सच कॉस्ट एज जस्टिस, तो ये सारे मैटर्स कोर्ट ने डिसाइड करने हैं।
रूल 5, representation of minor by next friend or guardian for the suit. Subsection 1, sub-rule 1 है, every application to the court on behalf of a minor other than application under rule 10 sub-rule 2. अब ये रूल 10 सब-रूल 2 ये बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं. अब इसमें आता है कि अगर एक नए अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दे दी जाए नेक्स्ट फ्रेंड की, तो उस एप्लीकेशन से हट के जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी, every application to the court on behalf of a minor other than an application under rule 10 sub rule 2 shall be made by his next friend or by his guardian for the suit. अब ये कह रहे हैं कि जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के बिहाफ पे, वो कौन फाइल करेगा? वो ये गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड करेंगे. सिर्फ ये रूल 10 वाली नहीं करेंगे, सब रूल 2 उसका जो है, क्योंकि उसमें इनकी नए की अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, वो एप्लीकेशन नहीं, बाकी सारी एप्लीकेशन यही फाइल करेंगे. सब रूल 2, एवरी ऑर्डर मेड इन अ सूट और एनी एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट इन और बाई विच अ माइनर इज और इन एनी वे कंसर्न और अफेक्टेड without such minor being represented by a next friend or guardian for the suit as the case may be discharged. अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है. कोई भी किसी भी सूट में या किसी एप्लीकेशन में कोई ऑर्डर पास कर दिया गया कोर्ट की तरफ से जिसकी वजह से माइनर इफेक्ट हो रहा है. देखो दोबारा, एवरी ऑर्डर मेड, कोई ऑर्डर पास कर दिया गया इन अ सूट और एन एप्लीकेशन बिफोर कोर्ट इन और बाई विच अ माइनर इज एनी वे कंसर्न्ड और अफेक्टेड, उस ऑर्डर की, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से माइनर इफेक्ट हो रहा है या उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो गया, विदाउट सच माइनर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट एज द केस मे बी डिस्चार्ज. लेकिन उस सूट में या उस एप्लीकेशन में वो माइनर किसी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन उसकी अभी नहीं थी, लेकिन वो ऑर्डर उसके अगेंस्ट आ गया, तो उस ऑर्डर को डिस्चार्ज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है. एंड वेयर द प्लीडर ऑफ द पार्टी एट हुज इंस्टांस सच ऑर्डर वाज ऑब्टेन्ड न्यू और माइट रीजनेबली हैव नोन द फैक्ट ऑफ सच माइनॉरिटी विद कॉस्ट टू बी पेड बाय सच प्लीडर. यहाँ पे बात अब देखें, ये को माइनर और अनसाउंड माइंड का पर्सन था, उनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर दिया है या उनके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन फाइल कर दी है. अब जो प्लीडर था जिसने ये सूट या एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके नॉलेज में था कि ये माइनर है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो ऑब्वियसली उस सूरत में उसका गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए या उसका नेक्स्ट फ्रेंड, अगर नहीं है तो नेक्स्ट फ्रेंड होना चाहिए, व्हाटएवर. प्लीडर को तो पता था कि ये माइनर है, लेकिन उसने ये बात को कंसील करके कोर्ट से एक ऑर्डर ले लिया. जैसे कि किसी मेजर के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया जाता है, चाहे वो सूट में है चाहे वो किसी एप्लीकेशन में है, इसके अगेंस्ट प्लीडर ने इस बात को कंसील करके इसके अगेंस्ट एक ऑर्डर ले लिया. जब कोर्ट के नॉलेज में आएगा ना कि ये माइनर था या अनसाउंड माइंड का पर्सन था, तो वो इस ऑर्डर को जो इसको इफेक्ट कर रहा था, जिसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन, कोर्ट उस ऑर्डर को डिस्चार्ज कर देगी, ख़त्म कर देगी कि नहीं, ये तो माइनर था, इसको तो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन इसकी होनी चाहिए, तो वो ऑर्डर ख़त्म, प्लस जो कॉस्ट होगी वो इन प्लीडर साहब को भी डलेगी. तो भाई आपके नॉलेज में था, आपने फिर भी ये बात छुपा के तो इसके अगेंस्ट ऑर्डर ले लिया, तो कॉस्ट इस प्लीडर को पड़ेगी, विद कॉस्ट टू बी पेड बाय सच प्लीडर जिसके नॉलेज में था फैक्ट, ये फैक्ट के वो माइनर है. Rule 6, receipt by next friend or guardian for the suit of the property under decree for a minor. Sub rule 1, a next friend or a guardian for the suit shall not, अब shall not का word है, without the leave of the court, यानी कोर्ट की इजाज़त के बगैर receive any money or other movable property on behalf of the minor. कि अब ये सब रूल 1 में इसके ये बताया गया है कि जो गार्डियन है या नेक्स्ट फ्रेंड है, वो किसी माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के बिहाफ पे कोर्ट की इजाज़त के बगैर कोई भी मनी रिसीव नहीं करेगा, कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वो रिसीव नहीं करेगा, उसको कोर्ट की इजाज़त चाहिए होगी फिर इनको वो दी जाएगी, अदरवाइज नहीं. ईदर बाई वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिफोर डिक्री और ऑर्डर, या तो डिक्री, पहली बात आ गई कि
कोई डिक्री पास होने से पहले या कोई ऑर्डर पास होने से पहले कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और उसकी वजह से इस माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन को कोई मनी मिलनी है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलनी है, तो वो कोर्ट की इजाज़त के बगैर वो रिसीव नहीं कर सकता। सेकेंडली, अंडर ए डिक्री और ऑर्डर इन फेवर ऑफ द माइनर। दूसरी बात उन्होंने ये कर दी है कि कोर्ट की डिक्री या कोई ऑर्डर इसके फेवर में पास हो गया जिसकी वजह से इसको कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी मिलनी है, कोई मनी वगैरह मिलनी है, तो वो भी दोनों सूरतों में, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू डिक्री से पहले ही या डिक्री पास होने के बाद जो कि इस फेवर में इनके आ गई है, तो ये गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड कोर्ट की इजाज़त के बगैर कोई मनी रिसीव नहीं कर सकते या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर सकते। सब रूल 2, वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और ए गार्डियन for a suit has not been appointed or declared by competent authority to be guardian of the property of the minor। दो बातें आ गई ना, या तो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन है उनको अपॉइंट ही नहीं किया गया, या अपॉइंट नहीं किया गया या डिक्लेयर नहीं किया गया किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू कि ये उस माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन होगा। लेकिन गार्डियन दो तरह के होते हैं ना, एक तो किसी माइनर का उसका गार्डियन होगा उसकी बॉडी की हद तक जो उसकी केयर वगैरह करेगा, एक गार्डियन उनकी प्रॉपर्टी का भी अपॉइंट किया जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी को कौन देखभाल करेगा। यहाँ पे कह रहे हैं वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट ही नहीं किया गया, और डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, या उनको अपॉइंट तो किया गया लेकिन उनको डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो इन पर्सनस की प्रॉपर्टी के भी गार्डियन होंगे इन सूरतों में। और हैविंग बिन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड, या उनको डिक्लेयर किया गया है, अपॉइंट किया गया है कि वो प्रॉपर्टी के भी उनके गार्डियन होंगे। इन दोनों सूरतों में, दो सूरतें आ गई, मैं दोबारा अब इसको करूँगा। वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन ऑफ ए सूट फॉर द सूट हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड, वो अपॉइंट नहीं किए गए, और डिक्लेयर बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी गार्डियन ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी, या उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उनको डिक्लेयर नहीं किया गया। और हैविंग बीन सो अपॉइंटेड या डिक्लेयर्ड, या इनको अपॉइंट किया गया और डिक्लेयर किया गया, दूसरी सूरत आ गई। इज अंडर एनी डिसेबिलिटी नोन टू द कोर्ट टू रिसीव मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन डिक्लेयर किया गया, अपॉइंट किया गया है और वो किसी उनको कोई डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो रकम को रिसीव नहीं कर सकते या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर सकते, अंडर डिसेबिलिटी है वो लोग, अपॉइंट या डिक्लेयर उनको किया गया, is under any disability known to the court to receive money or other movable property, the court shall, if it grants him leave to receive the property, require such security and give such directions as well, in its opinion sufficiently protect the property from waste and ensure its proper application। तो यहाँ पे जब कोर्ट के नॉलेज में भी आ जाए कि भाई ये नेक्स्ट फ्रेंड या ये जो गार्डियन है ये अपॉइंट हुए हुए हैं, लेकिन कोर्ट को पता है ये इनमें ये अंडर कोई डिसेबिलिटी है जिस वजह से ये रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोर्ट इनको देगी फिर भी ये मनी या प्रॉपर्टी मूवेबल व्हाटएवर, इनको रिसीव अगर कोर्ट करवाएगी तो इनसे फिर एक सिक्योरिटी ले लेगी। उस सिक्योरिटी का मकसद ये होगा कि ये अंडर डिसेबिलिटी तो है, वो जो प्रॉपर्टी है वो वेस्ट ना हो, उसको ये ज़ाया ना कर दे, ये उसकी अगर देखभाल ही नहीं कर सकते, कोर्ट को पता भी है लेकिन फिर भी कोर्ट अगर इनको अलाउ कर रही है कि ठीक है इनको दे दो, तो फिर इनसे सिक्योरिटी भी लेगी कि भाई अगर ये प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है तो फिर वो सिक्योरिटी जो दी गई है उससे रिकवर वगैरह कर सकें। मेन मकसद क्या है कि माइनर या अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर इनके फेवर में कोई डिक्री वगैरह आ रही है, इनको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, इनको कोई मनी वगैरह मिल रही है, तो उसका सही इस्तेमाल हो, इस वजह से इनसे सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। रूल 7, एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज बाई नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट। अगर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर ले, देखें सब रूल 1, then no next friend or guardian for the suit shall without leave of the court expressly recorded in the proceedings enter into any agreement or compromise on behalf of a minor with reference to the suit in which he acts as next friend or guardian। क्लियर बात इन्होंने कह दिया कि ये जो नेक्स्ट फ्रेंड है या ये जो गार्डियन है, नेक्स्ट फ्रेंड प्ले अगर वो प्लेट उसकी तरफ से फाइल किया जा रहा है सूट, तो नेक्स्ट फ्रेंड अगर डिफेंड किया जा रहा है, माइनर डिफेंडेंट है तो फिर गार्डियन। वो कह रहे हैं क्लियर वर्ड्स में, नो
नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन उस सूट से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अनटिल वो कोर्ट की लीव उनको इजाज़त कोर्ट दे, कोर्ट को लगे कि ठीक है आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये इनकी फेवर में है, तो ठीक है। अदरवाइज ये एक्सप्रेसली अगर रिकॉर्ड करके आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट कोर्ट को बताए बगैर इनके बिहाफ पे नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में, नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन फॉर द सूट shall without leave of the court expressly recorded in the proceedings enter into any agreement, किसी agreement में किसी compromise on behalf of minor with reference to the suit in which he acts as next friend। इस सूट से रिगार्डिंग जिसके रिगार्डिंग वो नेक्स्ट फ्रेंड है या गार्डियन है, कोर्ट की इजाज़त के बगैर कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सब रूल 2, any such agreement or compromise entered into without leave of the court so recorded shall be voidable against all parties other than minor। सब रूल 2 में ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा एग्रीमेंट किसी नेक्स्ट फ्रेंड ने या गार्डियन ने कोर्ट की इजाज़त के बगैर कर लिया है तो वो बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं उस सूट में उनकी हद तक तो वो वॉइडेबल होगा, वो काबिल तनसीख होगा, लेकिन उन माइनर की हद तक नहीं होगा। अगर उनका कोई उसमें बेनिफिट है तो उनकी हद तक नहीं होगा, बाकी पार्टीज अगर करना चाहती हैं तो उनकी हद तक वो वाइडेबल हो सकता है। सो 7 में क्लियरली बताया गया कि अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है उस सूट से रिगार्डिंग, तो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन ने कोर्ट की इजाज़त के बगैर नहीं करना। और अगर इन्होंने कोर्ट की इजाज़त के बगैर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर लिया है तो वो जितनी भी बाकी पार्टीज़ हैं उनकी हद तक वॉइडेबल हो सकता है, लेकिन इन माइनर या अनसाउंड माइंड के जो पर्सन हैं इनकी हद तक नहीं होगा। एक दफ़ा इनकी आप पे हो गया एग्रीमेंट तो हो गया, फिर बाद में पार्टीज मुकर नहीं सकती कि जी ये तो कोर्ट की इजाज़त के साथ हुआ ही नहीं है। 8 रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अब ये जो नेक्स्ट फ्रेंड था जिसके थ्रू ये माइनर ने एक सूट फाइल किया है, अब ये रिटायर कैसे होगा। सब रूल 1, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने अगर कुछ ऑर्डर किया अदरवाइज तो फिर ठीक है, वरना ये जो इस रूल में बता रहे हैं इसको माना जाएगा। इन नेक्स्ट फ्रेंड शैल नॉट रिटायर विदाउट फर्स्ट प्रोक्योरिंग अ फिट पर्सन टू बी पुट इन हिज प्लेस एंड गिविंग सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट फ्रेंड है ना, अगर ये कहता है कि जी मैंने अब मज़ीद इस केस में इसका नेक्स्ट फ्रेंड नहीं बनना, तो कह रहे हैं कि जी इसके लिए ज़रूरी है ये किसी दूसरे पर्सन को लेके आएगा जो कि फिट होना चाहिए, यानी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट इस माइनर के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई फिट पर्सन इस दूसरे को यही नेक्स्ट फ्रेंड लेके आएगा कि जी ये मुझे रिप्लेस करेगा, प्लस वो नेक्स्ट फ्रेंड का जो आगे जिस पर्सन को लेके आ रहा है नेक्स्ट फ्रेंड बनाने के लिए वो सिक्योरिटी वगैरह भी पे करेगा अगर कोई कॉस्ट इस सूट में इनकर हो चुकी है तो उसके रिगार्डिंग। सब रूल 2, द एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू नेक्स्ट फ्रेंड शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट शोइंग द फिटनेस ऑफ द पर्सन प्रपोज्ड एंड ऑल्सो दैट ही हैज़ नो इंटरेस्ट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर। वही बात आ गई ना कि जो भी ये पर्सन दूसरे को किसी को ला रहा है, एक तो पहली बात कि इसने कोई बंदा देना है जो इसको रिप्लेस करेगा, वो फिट होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन भी दे रहा है, उसमें एफिडेविट भी देगा कि जी ये अब ये नेक्स्ट फ्रेंड किसी पर्सन सी को ले आया है कि जी ये मुझे रिप्लेस करेगा, एप्लीकेशन में इसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन में एफिडेविट भी देगा तो ये फिट पर्सन है, इसका कोई इंटरेस्ट भी इस माइनर के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। अब ये साथ उन्होंने शुरू में ही कहा था कि कोर्ट अगर अदरवाइज ऑर्डर कर रही है तो वो बात मानी जाएगी, लेकिन इस रूल में ये है कि जी ये इसको रिप्लेस करेगा, इसको खुद ही एक पर्सन प्रोवाइड करना पड़ेगा। रूल 9, रिमूवल ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड। अब रिमूव करना है जी। सब रूल 1, वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर इज एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर। अगर तो इस नेक्स्ट फ्रेंड के इंटरेस्ट माइनर से एडवर्स हैं, और where he is so connected with the defendant whose interest is adverse to that of the minor as to make it unlikely that minor's interest will be properly protected by him। दूसरी बात, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट फ्रेंड के अगर तो इंटरेस्ट माइनर के अगेंस्ट, या ये जो नेक्स्ट फ्रेंड था जिसके थ्रू ये सूट फाइल किया गया है ये कनेक्टेड है उस डिफेंडेंट किसी के साथ, बड़ा क्लोजली ये नेक्स्ट फ्रेंड इस बी के साथ कनेक्टेड है। फॉर इंस्टेंस ये बेटा ये बाप है, बाप नेक्स्ट फ्रेंड बन गया था, बेटा डिफेंडेंट है,
तो ये कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं भाई ये माइनर को ये अच्छे तरीके से इस सूट में इसके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली अगर उसका दूसरी साइड पे उसका बेटा ही डिफेंडेंट है तो हो सकता है ना ये कोई अंदर कोई करे हरकत ऐसी जिससे इस माइनर वगैरह को नुकसान हो। इन दोनों सूरतों में तीसरी वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, या फिर तीसरी बात ये आ गई कि ये नेक्स्ट फ्रेंड बड़ा लाइटली ले रहा है, नेग्लिजेंस वगैरह कर रहा है, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, इस सूट को प्रॉपरली वो परसू नहीं कर रहा, वट एवर, और ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द सूट सीजेस टू रिजाइड विद इन पाकिस्तान, या फिर जब ये सूट अभी प्रोसीडिंग्स इसकी चल रही थी, अभी डिसाइड नहीं हुआ, इसके दौरान ये पाकिस्तान से बाहर चला गया, इसने हो सकता है ना ये मुल्क से बाहर चला जाए, किसी दूसरे मुल्क में चला जाए, और फॉर एनी अदर सफिशेंट कॉज एप्लीकेशन मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर और बाई अ डिफेंडेंट फॉर हिज रिमूवल। तो इस सूरत में माइनर के बिहाफ पे कोई भी पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है इन सारी वजहों की बुनियाद पे कि जी इसको रिमूव किया जाए नेक्स्ट फ्रेंड को, या वो कह रहे हैं कि प्लेंटिफ की तरफ से एप्लीकेशन मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और बाई अ डिफेंडेंट फॉर हिज रिमूवल, या तो माइनर के बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन दे सकता है कि इस नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव करो, या कोई डिफेंडेंट भी एप्लीकेशन दे सकता है, मे ऑर्डर द नेक्स्ट फ्रेंड टू बी रिमूव्ड अकॉर्डिंगली एंड मेक सच अदर ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज इट थिंक फिट। तो कोर्ट को अगर ये सारा सेटिस्फाई कर देते हैं कि जी यस इस नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव किया जाना ज़रूरी है, ये सारी जो कंडीशंस बताई गई हैं इनमें से कोई फुलफिल हो रही हैं, तो कोर्ट इसको रिमूव कर सकती है, और कॉस्ट के रिगार्डिंग भी अगर कोई इनकर वगैरह ऑलरेडी हो चुकी है तो उसके रिगार्डिंग भी कोर्ट को जो लगता है ज़रूरी वो उस किस्म का ऑर्डर पास करेगी। सब रूल 2, where the next friend is not guardian appointed or declared by an authority competent in this behalf, where the next friend is not guardian appointed or declared by an authority competent in this behalf and an application is made by the guardian so appointed or declared who desires to be himself appointed in place of। देखिए अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये जो माइनर था या अनसाउंड माइंड का पर्सन था, उनका कोई गार्डियन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी पर्सन लगा ले इनका कोई एक पर्सन है जो कि डी है, उसको ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये इनका गार्डियन है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन जो सूट फाइल हुआ है वो नेक्स्ट फ्रेंड सी की तरफ से फाइल हुआ है इस माइनर और अनसाउंड माइंड की पर्सन। अब यहाँ पे ये गार्डियन अगर कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहा है कि जी मुझे नेक्स्ट फ्रेंड बनाओ, वो किधर से आ गया? मुझे तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया गया है कि मैं इसका माइनर का या अनसाउंड माइंड के पर्सन का मैं गार्डियन हूँ। ये किधर से नेक्स्ट फ्रेंड आ गया जिसने ये जो इसका नेक्स्ट फ्रेंड बन के इसने सूट फाइल कर दिया? वे द नेक्स्ट फ्रेंड इज़ नॉट अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाई एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दिस बिहाफ, इसको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं डिक्लेयर किया। And an application is made by a guardian so appointed or declared who desires to himself appointed in the place of the next friend। लेकिन ये डिज़ायर कर, ये कह भी रहा है कि जी मुझे तो कोर्ट ने, मुझे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया हुआ है, मुझे बनाए नेक्स्ट फ्रेंड, उसको ना बनाए। द कोर्ट शैल रिमूव द नेक्स्ट फ्रेंड, तो कोर्ट इस नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर सकती है इस एप्लीकेशन पे, अनलेस इट कंसिडर्स फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड that the guardian ought not to be appointed as next friend of the minor and shall thereupon appoint the applicant to be next friend in his place upon such terms as the cost already incurred। अब तो इस सूरत में कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, या कोर्ट ये भी कर अनलेस इट कंटिन्यूज फॉर कोर्ट, जब ये इसने एप्लीकेशन देनी है तो कोर्ट ने कंसिडर करना सारी बातों को कि इसको अपॉइंट किया जाना चाहिए इसके प्लेस में या नहीं। तो अगर तो कोर्ट को लगे कि यस करना चाहिए तो कोर्ट इसको गार्डियन बना सकती है, और अगर कोर्ट को लगे नहीं ज़रूरी नहीं है, वट एवर रीज़न, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, तो इसको इनकार भी कर सकती है। और अगर अपॉइंट कर रही है तो जो कॉस्ट वगैरह पहले ही बन चुकी है वो उसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर पास करेगी। बहरहाल ये था कि रिमूव किया जा सकता है एक गार्डियन को। रूल 8 में था कि उसको रिटायरमेंट उसकी कब होगी, रूल 9 में है कि इसको रिमूव किन सूरतों में किया जा सकता है। 10
Stay of proceedings on removal etc. on next friend. Sub rule 1, on the retirement, या जब कोई नेक्स्ट फ्रेंड रिटायर हो रहा है या रिमूव हो रहा है, और डेथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर, या इसकी डेथ हो गई, इसको या तो ये रिटायर हो गया है या ये रिमूव कर दिया गया है या इसकी डेथ हो गई है, इन सारी सूरतों में फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी स्टेड अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड इन हिज प्लेस। तो जब तक कोई नया नेक्स्ट फ्रेंड नहीं बन जाता इसका, तब तक जो प्रोसीडिंग्स हैं उस सूट की वो रोक दी जाएगी। मेक सेंस ना, होना भी यही है। सब रूल 2, वेयर द प्लीडर ऑफ सच माइनर ओमिट्स विद इन अ रीजनेबल टाइम टू टेक स्टेप to get a new next friend appointed, any person interested in minor or in the matter in issue may apply to the court for the appointment of one and the court may appoint such person as thinks fit। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई रीजनेबल टाइम कोर्ट ने दिया है प्लीडर को कि जी अब आप नया लेके आओ इसका नेक्स्ट फ्रेंड, वो ओमिट कर देता है और कोई और पर्सन आके एप्लीकेशन दे रहा है और कोर्ट को अगर लगता है कि इसको बना दिया जाए इसका नेक्स्ट फ्रेंड, तो कोर्ट बना भी सकती है। ये सारी बातें एप्लीकेशन वगैरह दी जाती हैं, कोर्ट उसको बाकायदा सुनती है, उसके बाद ही कोर्ट ने फैसला करना होता है, हवा में फैसले नहीं होते यहाँ। 11, अच्छा अब ये गार्डियन की, अब यहाँ तक 8 रूल 8 9 और 10 ये किससे रिलेटेड थे? नेक्स्ट फ्रेंड, उसकी रिमूवल, उसकी रिटायरमेंट उससे रिलेटेड थे। ये रूल 11 आ रहा है कि गार्डियन अगर इसकी ये रिटायर होगा, ये रिमूव किया जाएगा तो उसका सारा, where the guardian of a suit desires to retire or does not do his duty, ये गार्डियन ये कहता है कि जी मैं अब इसका फर्दर इसको सूट को इनके बिहाफ पे डिफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, या फिर वो कह रहा है कि वो अपना प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर रहा, सूट को परसू नहीं कर रहा, वट एवर, और वेयर अदर सफिशेंट ग्राउंड इज मेड टू अपीयर द कोर्ट में परमिट सच गार्डियन टू रिटायर और मेक सच ऑर्डर एज टू कॉज थिंग्स फिट। अगर ये कोर्ट को अप्लाई कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरह से अदा नहीं कर रहा, तो कोर्ट इसको रिटायर कर सकती है और कॉस्ट वगैरह के रिगार्डिंग भी ऑर्डर करेगी। सब रूल 2, वेयर द गार्डियन फॉर द सूट रिटायर्स, डाइज और इज रिमूव्ड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, द कोर्ट शैल अपॉइंट अ न्यू गार्डियन इन हिज प्लेस। तो डेफिनेटली एक को अगर ये गार्डियन जा रहा है तो इसको रिप्लेस भी तो करना है ना, तो कोर्ट वो दूसरे को अपॉइंट करवाएगी। रूल 12, कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। हाँ, अब ये रूल 12 से लेके 14 तक इसमें ये बता रहे हैं कि अगर ये कोई माइनर है वो अगर मेजर हो जाए तो फिर आगे कैसे प्रोसीडिंग्स चलेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट पेंडेंसी, अभी सूट डिसाइड नहीं हुआ, उसी के दौरान ये माइनर जो है ये इसने अपनी मेजॉरिटी की जो एड है उसको वो इसने हासिल कर लिया, 18 साल का फॉर इंस्टेंस ये हो गया है, तो उस सूरत में ये आगे कैसे सूट चलेगा। देखें सब रूल 1, ये रूल 12 का, अब माइनर प्लेंटिफ, कोई ये माइनर प्लेंटिफ है, इसकी तरफ से एक सूट फाइल किया गया है, और अ माइनर नॉट अ पार्टी टू अ सूट ऑन हुज बिहाफ एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग। या तो ये माइनर है, ये जो माइनर था ये प्लेंटिफ है और सूट अभी ख़त्म नहीं हुआ, या ये पार्टी टू द सूट अभी तक नहीं है ये माइनर, लेकिन इसके बिहाफ पे एक एप्लीकेशन फाइल की गई है किसी भी तरह की, लेकिन एक एप्लीकेशन इसके बिहाफ पे फाइल की गई है। अब इस सूट की पेंडेंसी के दौरान या उस एप्लीकेशन की पेंडेंसी के दौरान ये 18 साल का हो गया, ये मेजर हो गया, अब आगे ये क्या चलेगा मामला। देखिए, a minor plaintiff or a minor not a party to a suit on whose behalf an application is pending shall on attaining majority elect whether he will proceed with the suit or application। तो उसके बाद ये माइनर इलेक्ट करेगा, ये चूज़ करेगा कि क्या इसने इस दावे को फर्दर चलाना है, या ये जो इसके बिहाफ पे एक एप्लीकेशन फाइल की गई है किसी सूट में, क्या ये उसको चलाना चाह रहा है। तो ये इसने फिर बाद में जैसे ही ये मेजर बनेगा ये इसने इलेक्ट करना होता है, इसके पास चॉइस होती है कि भी कंटिन्यू करना है या नहीं करना। किसी दावे में ये प्लेंटिफ था, मेजर हो गया तो ये बताएगा कि दावे को चलाना है या नहीं। अगर ये पार्टी नहीं बनाया गया लेकिन किसी दावे में इसके भी आप कोई एप्लीकेशन दी गई थी, उसकी पेंडेंसी के दौरान ये मेजर हो गया, तो ये इलेक्ट करेगा कि क्या इसने एप्लीकेशन को चलाना है या नहीं चलाना। सब रूल 2, where he elects to proceed with the suit or application he shall apply for an order discharging the next friend or for the leave to proceed in his own name। जब ये इलेक्ट कर लेगा
कि जी हाँ जी, ये कहता है कि जी नहीं, मैंने इस सूट को फर्दर चलाना है, या ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है मैंने इसको फर्दर चलाना है, इस सूरत में ये कोर्ट को अप्लाई करेगा और कोर्ट क्या करेगी, ये नेक्स्ट फ्रेंड को डिस्चार्ज कर देगी कि ये अब इसका काम नहीं ना रह गया, अब तो ये मेजर हो गया, ये खुद भी कर सकता है आगे प्रोसीड, तो इसके नाम पे फिर आगे प्रोसीडिंग चलेंगे और इस नेक्स्ट फ्रेंड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सब रूल 3, द टाइटल ऑफ द सूट और एप्लीकेशन शैल इन सच केस बी करेक्टेड एज सो एज टू रीड। तो ऑब्वियसली जब ये मेजर बन गया तो जो भी दावा इसके नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू फाइल किया गया था या जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसका टाइटल भी बाकायदा करेक्ट किया जाएगा, इसके नाम से वो आगे चलेंगे। रूल 4, वेयर ही इलेक्ट्स टू अबेंडन द सूट और एप्लीकेशन। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि इसने कहा कि नहीं जी, मैं इस सूट को नहीं चलाना चाहता हूँ या फिर मैं इस एप्लीकेशन को फर्दर नहीं चलाना चाहता हूँ, तो उस सूरत में क्या होगा। वेयर ही इलेक्ट्स टू अबेंडन द सूट और एप्लीकेशन ही शैल इफ अ सोल प्लेंटिफ और सोल एप्लीकेंट। अगर ये उस दावा अकेले इसकी तरफ से फाइल किया गया था या ये एप्लीकेशन सिर्फ अकेले इसी की तरफ से फाइल की गई थी, अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू डिसमिस द सूट और एप्लीकेशन और रीपेमेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिफेंडेंट और अपोजिट पार्टी और विच ही मे हैव बिन पेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड। तो ऑब्वियसली अगर तो ये सोल प्लेंटिव था या सोल एप्लीकेंट था, इस सूरत में ये कोर्ट को अप्लाई करेगा कि जी मैं फर्दर इसको नहीं चलाना चाहता हूँ और इसके साथ इस सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा और कॉस्ट वगैरह कोर्ट उसके रिगार्डिंग भी डिटरमिन कर देगी। सब रूल 5, एनी एप्लीकेशन अंडर दिस रूल मे बी मेड एक्स पार्टी। कोई भी ये एप्लीकेशन जो होती है ये एक्स पार्टी दी जा सकती है, बट नो ऑर्डर डिस्चार्जिंग ए नेक्स्ट फ्रेंड और परमिटिंग अ माइनर प्लेंटिफ टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम शैल बी मेड विदाउट नोटिस टू द नेक्स्ट फ्रेंड। अब ये फर्दर आगे उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ये एप्लीकेशन देगा वो एक्स पार्टी तो हो सकती है, लेकिन उसमें एप्लीकेशन तो ये एक्स पार्टी दे सकता है, लेकिन जो ऑर्डर करने से पहले ये नेक्स्ट फ्रेंड जो है उसको नोटिस ज़रूर दिया जाएगा, इसको सुना जाएगा कि क्या ये मेजर हो गया है, क्या ये आप इससे एग्री कर रहे हो। तो डिस्चार्ज इस सूट को डिसमिस करने से पहले इस नेक्स्ट फ्रेंड को ज़रूर सुना जाएगा। एन एप्लीकेशन अंडर दिस रूल मे बी मेड एक्स पार्टी, यानी अकेला ये बना सकता है, बट नो ऑर्डर डिस्चार्जिंग ए नेक्स्ट फ्रेंड एंड परमिटिंग अ माइनर प्लेंटिफ टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम शैल बी मेड विदाउट नोटिस टू द नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड को ज़रूर नोटिस दिया जाएगा उस एप्लीकेशन पर, उसके अकॉर्डिंगली फिर कोर्ट फैसला करेगी। रूल 13, वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजोरिटी डिजायर्स टू रिप्यूडिएट सूट। अब ये जो माइनर को प्लेंटिफ है, अगर वो कह रहा है कि सूट जी मैंने आगे उसको नहीं चलाना। सब रूल 1, वेयर अ माइनर को प्लेंटिफ ऑन अटेनिंग मेजोरिटी डिजायर्स टू रिप्यूडिएट द सूट he shall apply to have his name struck out as co-plaintiff, and the court, if it finds that he is not necessary party, shall dismiss him from the suit on such terms as to cost or otherwise as it thinks fit। अब ये यहाँ पे एक सूट फाइल किया गया था, ए था, ये एक माइनर था, इन्होंने फाइल किया सूट सी के अगेंस्ट, ये माइनर था और इसके साथ ये बी था, इन दोनों ने मिलके ये सूट फाइल किया था सी के अगेंस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनर हो गया मेजर होके इसने कहा जी कि मैं सूट को आगे फर्दर नहीं चलाना चाहता हूँ, ये अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे कोर्ट देखेगी कि क्या ये ए नेसेसरी पार्टी है, इसके बगैर क्या सूट चल सकता है या नहीं चल सकता। अगर तो ये नेसेसरी पार्टी नहीं है तो कोर्ट इसका नाम स्ट्रक आउट कर देगी। क्या इसका क्या फ़र्क है, अगर इसके बगैर भी सूट चल सकता है तो ठीक है, इसको निकाल दो। यही क्या है, वेयर अ माइनर को प्लेंटिफ ऑन अटेनिंग मेजोरिटी डिजायर्स टू रिप्यूडिएट द सूट ही शैल अप्लाई, ये एप्लीकेशन देगा टू हैव हिज नेम स्ट्रक आउट एज को प्लेंटिफ, इसका नाम निकाल दो। एंड द कोर्ट इफ इट फाइंड्स दैट ही इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्टी ही शैल डिसमिस हिज नेम फ्रॉम द सूट ऑन सच टर्म्स। लेकिन कोर्ट फिर इसका नाम, अगर ये नेसेसरी पार्टी नहीं है तो इसका नाम निकाल देगी, लेकिन कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड कोर्ट डिसाइड करेगी जो भी पे वगैरह इसने करनी है। सब रूल 2, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन द नेक्स्ट फ्रेंड ऑन एनी को प्लेंटिफ एंड ऑन द डिफेंडेंट। अब ये जो इसने
मेजर हुआ, इसने एप्लीकेशन दी है। अब इस एप्लीकेशन का हमें पता है कि जब भी एप्लीकेशन आनी है तो नोटिस वगैरह तो होंगे। अब ये नोटिस किस किस को होंगे? जो को प्लेंटिफ है, यहाँ पे हमारी एग्जांपल में बी है, इसको नोटिस होगा, इसके नेक्स्ट फ्रेंड को नोटिस होगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि सी जो कि डिफेंडेंट है, इसको भी नोटिस होगा। इन सबको सुना जाएगा। उसके बाद कोर्ट को लगता है कि ये नेसेसरी पार्टी नहीं है तो कोर्ट इसका नाम निकाल सकती है। सब रूल 3, द कॉस्ट ऑफ ऑल पार्टीज ऑफ सच एप्लीकेशन एंड ऑफ ऑल और एनी प्रोसीडिंग्स देयरफॉर हैड इन द सूट शैल बी पेड बाय सच पर्सन एज द कोर्ट डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट से रिलेटेड मैटर है, इस एप्लीकेशन को कोर्ट सुनेगी, उसके बाद कोर्ट ने डिटरमाइन करना है कि भाई जो कुछ भी कॉस्ट वगैरह बन चुकी हैं वो किसने पे करनी है। वेयर द एप्लीकेंट इज नेसेसरी पार्टी टू द सूट द कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू बी मेड अ डिफेंडेंट। यहाँ पे नेसेसरी पार्टी अगर तो नहीं था तो फिर तो कोर्ट इसका नाम स्ट्रक ऑफ कर सकती है ना, नोटिस वगैरह देने के बाद, कॉस्ट वगैरह डिटरमाइन करने के बाद। लेकिन अगर ये नेसेसरी पार्टी है तो फिर क्या होगा? ये तो कह रहा है कि मेरा नाम निकाल लो जी, मैं नहीं आगे चलना, लेकिन कोर्ट फिर कहेगी कि इसके बगैर तो सूट चल नहीं सकता। यहाँ पे कोर्ट कहेगी कि बी को कि भाई इसको ए को एज डिफेंडेंट आप कर दो, तो ये सूट फिर सी और ए को एज ए डिफेंडेंट यहाँ पे इम्प्लीड कर लिया जाएगा। नेसेसरी पार्टी नहीं था, स्ट्रक आउट उन सबको सुनने के बाद। लेकिन अगर वो नेसेसरी पार्टी है, इस ए के बगैर सूट नहीं आगे चल सकता, तो फिर कोर्ट इसको कहेगी इसको डिफेंडेंट रख लो। अब ये बी जो को प्लेंटिफ था, ये इसको एज डिफेंडेंट इम्प्लीड कर देगी और सूट में ये पार्टी रहेगा, लेकिन एज प्लेंटिफ नहीं, एज डिफेंडेंट आ जाएगा। 14, अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट। सब रूल 1, a minor on attaining majority may, if a sole plaintiff apply that the suit instituted in his name by his next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable and or improper। अब ये जो माइनर था ये मेजर हो गया और इसको लगता है कि ये जो सूट मेरे बिहाफ पे ये नेक्स्ट फ्रेंड ने फाइल कर दिया, ये तो अनरीजनेबल है, इम्प्रॉपर है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है कि जी इस सूट को आप डिसमिस कर दो, ये तो अनरीजनेबल है, इसको चलाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो ये एप्लीकेशन दे सकता है। सब रूल 2, नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन ऑल पार्टीज कंसर्न। अब यहाँ पे जब ये कह रहा है कि जी मेरे सूट को ही आप जो इंस्टीट्यूट किया गया था कि इसको डिसमिस कर दो, तो इस सूरत में भी ये जो एप्लीकेशन देगा उसके नोटिस सबको ही सर्व होंगी, जितनी भी पार्टीज हैं। नेक्स्ट फ्रेंड को भी आएगा नोटिस, डिफेंडेंट को भी जाएगा, सबको सुना जाएगा कि भाई क्या इसको हम डिसमिस कर दें। नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन ऑल पार्टीज कंसर्न्ड एंड द कोर्ट अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ सच अनरीजनेबलनेस और इम्प्रॉपर्टी, कि ये कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगी कि यस ये जो सूट फाइल किया गया है ये इम्प्रॉपर है, अनरीजनेबल, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी, नोटिस दिया, सबको सुना और कोर्ट को लगा कि ये तो ऐसे ही सूट फाइल कर दिया गया था, मे ग्रांट की एप्लीकेशन, तो कोर्ट एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी एंड ऑर्डर द नेक्स्ट फ्रेंड टू पे द कॉस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो कोर्ट यहाँ पे एक तो सूट को डिसमिस करेगी, वो नेक्स्ट फ्रेंड जिसने ये इम्प्रॉपर या अनरीजनेबल सूट फाइल किया था, पार्टीज जितनी भी थी उनकी जो भी कॉस्ट होगी वो उसको पे करनी पड़ेगी, सूट को भी डिसमिस कर देगी एंड ऑफ एनीथिंग डन इन द सूट एंड मेक सच अदर ऑर्डर्स एज इट थिंक फिट। तो कोर्ट को जैसे लगता है, अगर तो कोर्ट को इसने एप्लीकेशन दे दी कि जी ये तो फजूल सा सूट इसने फाइल कर दिया नेक्स्ट सूट ने, कोर्ट ने नोटिस दे देना सारे पार्टी को, अगर कोई को प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट्स है, नेक्स्ट फ्रेंड है, सबको नोटिस, उनको सुनेगी। उसके बाद कोर्ट को लगता है हाँ ये बात तो ठीक कर रही है, हमें इसने उठ कर सूट फाइल कर दिया था, तो कोर्ट इस सूट को डिसमिस करेगी और इसको नेक्स्ट फ्रेंड को कॉस्ट वगैरह भी डाल सकती है, या अगर कोर्ट को लगे नहीं कॉस्ट वगैरह नहीं डालनी, दोनों पावर्स होती है ना कोर्ट के पास, वो हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट चलती हैं। रूल 15, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स टू पर्सनस ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये इसमें क्लियरली बता रहे हैं द प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 1 to 14 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल shall extend to the person adjudged to be unsound mind
and to person who, though not so judged, are found by the court on inquiry by reasons of unsoundness of mind or mental infirmity to be incapable of protecting their interest when suing or being sued. अब ये बहुत सादा लफ्ज़ों में यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रूल 1 से 14 वाले हैं ना, ये माइनर वाले, ये सारे अनसाउंड माइंड के जो भी पर्सन है, चाहे उनको डिक्लेयर किया जा चुका है कि इनको कोई मेंटल डिसेबिलिटी वगैरह है जिसकी वजह से ये अपना सूट डिफेंड नहीं कर सकते, तो ये इन पे भी अप्लाई होंगे रूल 1 से 14 तक। प्लस उन्होंने ये कहा कि अगर उनको डिक्लेयर नहीं किया गया किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से किसी पर्सन को कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो एक लूनेटिक है, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि भाई इस पर्सन का नहीं ठीक है दिमागी तवाज़ुन वगैरह, ये अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो कोर्ट यहाँ पे रूल 1 to 14 के अकॉर्डिंगली ही उसका सूट चलाएगी टू बी इनकेपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट व्हेन सुइंग। तो कोर्ट ये सारे 1 to 14 वाले रूल्स जो हैं वो यहाँ पे अनसाउंड माइंड के पर्सन का जब सूट होगा उन्होंने फाइल करना है या उनके अगेंस्ट फाइल करना है। अगर वो डिक्लेयर हो चुके हैं किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से या उनको डिक्लेयर नहीं किया गया और कोर्ट को लगता है, कोर्ट ने इंक्वायरी कर लिया कि इसका माइंड ठीक नहीं है, तो कोर्ट फिर ये रूल 1 to 14 के अकॉर्डिंगली इस सूट को चलाएगी। रूल 16, certain laws not to be affected, nothing in this order shall apply। अब ये बता रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है ना वो कब कब अप्लाई नहीं होगा। एक तो पहली बात कह रहे हैं सॉवरन प्रिंस और रूलिंग चीफ सुइंग और बीइंग सूड इन द नेम ऑफ ए स्टेट or being sued by the direction of central government or provincial government in the name of an agent or any other name, or shall be construed to affect or in any way derogate from the provisions of any special law for the time being enforced relating to suits by or against minors or by or against lunatics or other persons of unsound mind। सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं रूल नंबर 16 में कि ये जो ऑर्डर है, जब कोई सूट फाइल करना है भाई किसी माइनर के अगेंस्ट या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन की तरफ से, या उन्होंने करना है या उनके अगेंस्ट करना है, लेकिन वो सूट में जो दूसरी पार्टी होगी वो सॉवरन प्रिंस है, रूलिंग चीफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एजेंट, उनकी तरफ से सूट फाइल किया जा रहा है, या कोई एक लोकल लॉ है उसकी प्रोविजन से अगर ये ऑर्डर डेरोगेट कर रहा है तो नहीं, वहाँ पे ये ऑर्डर 32 अप्लाई नहीं होगा, बल्कि सीधी सी बात है कि इन सारे सिचुएशंस में ये ऑर्डर 32 अप्लाई नहीं होगा।